नमस्ते प्यारे छात्रों, मैं आपका अध्यापक जी सूर्यवंशी मौलाना आज़ाद महाविद्यालय रोजाबाग औरंगाबाद। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके पाठ्यपुस्तक हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं व्यवहारिक हिंदी इस विभाग पर बोर्ड कृति पुस्तिका में 20 अंकों के लिए जो कृतियाँ पूछी जाती है, इसके अंतर्गत पल्लवन इस एकांक का अध्ययन करते हैं, जिसके एकांककार है डॉक्टर दयानंद तिवारी। पल्लवन का अर्थ पल्लवन लेखन की विशेषताओं को इस एकांक के माध्यम से समझ लेते हैं, परंतु इसके पहले हम इस एकांकी के एकांककार डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का परिचय प्राप्त करते हैं। बच्चों, आप अपनी किताब में देखिए या स्क्रीन पर देखिए। लेखक परिचय। लेखक का जन्म 1 अक्टूबर सन 1962 को महाराष्ट्र के जिला रायगढ़ के खोपोली गांव में हुआ। उनके पिता का नाम श्री रामचंद्र तिवारी था, माता का नाम श्रीमती कर्मा देवी था, उनकी पत्नी का नाम श्रीमती सीता देवी था। बच्चों, डॉक्टर दयानंद तिवारी जी ने मुंबई विश्वविद्यालय से एमए हिंदी तथा शिक्षा शास्त्र में किया है। साथ ही मानव संसाधन मास्टर ऑफ सोशल वर्क में बीएपी किया है और साथ ही डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की है। एकांककार मुंबई के एसआईएस कॉलेज में पिछले कई वर्षों से सफल अध्यापक के रूप में कार्यरत है। साथ ही समाजशास्त्री तथा प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में भी चर्चित है। विविध विषयों पर किए जाने वाले गहन चिंतन के फलस्वरूप आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर आयोजित परिचर्चाओं में सम्मिलित होते रहे हैं। महाविद्यालयीन समस्याओं के प्रति आप निरंतर जागरूक रहते हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षिक विषयों को लेकर आपका लेखन कार्य निरंतर समाज को दिशा दर्शन करता है। आपने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में समसामयिक विषयों पर मंतव्य रखा है। आपकी भाषा अत्यंत संप्रेषणीय और प्रभाव उत्पादक है। शिक्षा से संबंधित विषय हेतु यात्राएं, कई राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं के संपादकीय में संलग्न देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में 200 से अधिक आलेख प्रकाशित है। विभागीय बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडल मुंबई के सदस्य, पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के सदस्य, महाराष्ट्र शासन विशेष कार्यकारी अधिकारी आदि क्षेत्रों में डॉक्टर दयानंद तिवारी का उल्लेखनीय कार्य है। विविध सम्मानों से सम्मानित हैं डॉक्टर दयानंद तिवारी जी, जैसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर सम्मान, महादेवी साहित्य सम्मान, छत्रपति शिवाजी आदर्श शिक्षक सम्मान, आर्यभट्ट साहित्य शिखर सम्मान, आचार्य रामचंद्र शास्त्री मंडल शिक्षक सम्मान, महाराष्ट्र आदर्श शिक्षक सम्मान, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी समीक्षा सम्मान, हिंदी साहित्य अकादमी महाराष्ट्र शासन का सम्मान, ऐसे अनेक सम्मानों से सम्मानित है आज के एकांककार डॉक्टर दयानंद तिवारी जी। बच्चों, डॉक्टर दयानंद तिवारी जी के प्रमुख कृतियों का उल्लेख देखते हैं। साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी विविध विमर्श, चित्रा मुग्दल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि विपुल साहित्य उन्होंने लिखा है। बच्चों, एकांकी विधा परिचय। हिंदी साहित्य में एकांकी का विशिष्ट स्थान है। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जा सकता है। जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकी की विशेषता है। अपनी बात को व्यक्त करने हेतु वर्तमान समय में एकांकी को उपयोग में लाना लेखकों के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। बच्चों, पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से एकांककार डॉक्टर दयानंद तिवारी जी यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत एकांकी में पल्लवन अर्थात किसी उद्धरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ को लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। तो चलिए बच्चों, हम पल्लवन का अर्थ समझते हैं। पल्लवन क्या है?
पल्लवन यानी वाक्यों के उस समूह को कहते हैं जिसमें किसी एक विषय के मुख्य विचार या सिद्धांतों को तर्क या उदाहरण द्वारा विस्तृत रूप दिया जाता है। तर्कों का प्रयोग करते हुए कथ्य को स्पष्ट किया जाता है। तो बच्चों, पल्लवन यानी विषादीकरण या विस्तारीकरण भी कह सकते हैं। विषय बड़ा करना, विस्तारीकरण यानी विस्तृत करना। जैसे हम कोई बीज रोपते हैं, बाद में वह छोटा पौधा बनता है, उसमें पल्लव अर्थात पत्तियां, पुष्प आते हैं, तो वो वृक्ष पल्लवित और पुष्पित होकर एक विशाल वृक्ष होता है। बिंदु से गोले का निर्माण हो जाता है, कली से फूल बनता है। उसी तरह से भाषा में छोटे से वाक्य, कथन अथवा सूक्ति, लोक उक्तियों को भिन्न उदाहरणों और प्रमाणों के साथ विस्तृत करके लिखते हैं तो उसे पल्लवन कहा जाता है। छोटे से वाक्य या वाक्य खंड में जो विचार बंद पड़े हैं उन्हें खोल देना, उन्हें फैला देना, यही पल्लवन कहलाता है। जैसे हजारों सूक्तियाँ होती है, जैसे गागर में सागर, ये कहावत बहुत प्रचलित है। जिनके अर्थ पूर्ण रूप से नहीं होते, उनके अर्थ विस्तार से अनेक भाव पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं। बच्चों, लेखन की इसी क्रिया को हिंदी साहित्य में पल्लवन कहा जाता है। यानी जो सूत्र, कहावतें, मुहावरे हैं वे पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाते, उसी को अर्थ देना ही पल्लवन कहा जाता है। और इस पल्लवन से ही सूत्र, कहावतें, मुहावरों को समझा जाता है। इसमें भावों को पूरी तरह से स्पष्ट किया जाता है। बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कहावतें, लोकोक्तियाँ समाज के अनुभवों को अपने में समेटे होती है। कहावतें, लोकोक्तियाँ पूरे समाज के विचारों का सार तत्व होती है, सार प्रस्तुत करती है। इस प्रकार कई विचारक, विद्वान या संत महात्मा ऐसे सूत्र वाक्यों को प्रस्तुत करते हैं जिनमें अपने अनुभवों की कम अधिक बातें कही जाती हैं। इस बात को समझने और समझाने के लिए हमें सोचना भी पड़ता है। बच्चों, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कह देना, यही पल्लवन है। वास्तव में इन सूत्रों, लोकोक्तियों, मुहावरों, कहावतों का विस्तार करना ही पल्लवन कहा जाता है, जिससे सुनने वाला या और सुनाने वाला अपनी बात आसानी से समझ सके, यही पल्लवन है। बच्चों, वास्तव में देखा जाए तो पल्लवन यानी संक्षेपण का बिल्कुल उल्टा है। पल्लवन को ही विस्तारीकरण भी कहते हैं, तो कोई उसे व्याख्या या भावार्थ भी कहते हैं, लेकिन पल्लवन व्याख्या या भावार्थ से बिल्कुल अलग है। बच्चों, हम पल्लवन की परिभाषा को देखते हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की ये व्याख्या है। इसी सुगठित या गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। अर्थात बच्चों, पल्लवन के लिए जो भी वाक्य, सूक्ति, वचन, कथन या कोई मशहूर उद्बोधन है, उसके अंदर कोई ना कोई विचार या भाव सुगठित या गुम्फित होना चाहिए, तो ही हम उसका विस्तार करेंगे। दूसरे व्याख्याकार हैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह। पल्लवन का अर्थ होता है पल्लव उत्पन्न करना, अर्थात विषय का विस्तार करना। बच्चों, विभिन्न परिभाषाओं को एकत्रित करने पर हम कह सकते हैं कि किसी भी सूक्ति, सुभाषित अथवा सुगठित तथा सुगुम्फित विचार वाले आदर्श वाक्य के मूल भाव का तर्कसम्मत शैली में विभिन्न उदाहरणों, विवरणों और दृष्टांतों द्वारा किया गया परिवर्धन पल्लवन कहलाता है। यह सुनने में बहुत सरल लग रहा है, परंतु हमें वाक्यों को, उसके मूल भाव को, केंद्रीय भावों को उसके सहयोगी भावों के साथ कुछ अच्छे और सुंदर उदाहरण देकर, विवरण देकर उसे बड़ा करते हैं तो एक सुंदर पल्लवन बनता है। बच्चों, पल्लवन का महत्व या उपयोगिता क्या है? हर भाषा में, दर्शन में, विषय में विचारक होते हैं और वे अपने विचार सूक्ति की तरह एक छोटे से वाक्य में देते हैं। हर कोई इसे समझ नहीं सकता। उस गूढ़ विचार को समझा जाए ये आवश्यक नहीं है। ऐसे में हम पल्लवन करके उस विचार का विस्तारण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसे उदाहरणों या विवरणों से समझते हैं, ताकि वो विचार पहली बार में ही अच्छे से समझ में आ जाए, अगली बार उस सूक्ति के मूल रूप में समझा जाए। जो पल्लवन करता है उसे विस्तारक भी कहते हैं। कुशल विस्तारक में कुछ गुण होने चाहिए, तभी वह अच्छा पल्लवन कर्ता बन सकता है। एक गहन अध्ययनशीलता ये आवश्यक गुण है। बच्चों, तब तक गहन विचारों को समझ नहीं सकते जब तक गहन अध्ययनशीलता ना हो, क्योंकि जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा वो उतना ही ज़्यादा भावों, विचारों, दर्शनों के संपर्क में आएगा।
तो उतना ही उसे खुद की भाषा का ज्ञान, विषय का ज्ञान होगा और वह उतना ही परिपक्व होगा। जिस व्यक्ति में गहन अध्ययनशीलता ना हो तो गहरी बातों को समझ नहीं सकता, तो वह विस्तार कैसे करेगा? तो ये पहला बिंदु है, गहन अध्ययनशीलता। पल्लवन का दूसरा बिंदु है या गुण है सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि, जिसे अंग्रेजी में माइक्रो ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। बच्चों, आप देखिए, हर चीज़ को पढ़कर नहीं समझा जा सकता, बल्कि आपको उसका निरीक्षण करना होता है, उसे ऑब्जर्व करना होता है, तभी उस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। उदाहरणार्थ, नर और नारी एक ही गाड़ी के दो पहिए समान हैं। अब देखिए, पहला है गहन अध्ययनशीलता। क्या हमने कभी अपने अध्ययन में देखा है कि नर और नारी एक ही गाड़ी के दो पहिए समान हैं? आप कहेंगे हाँ, लगभग सभी शास्त्रों में, सभी ग्रंथों में, सभी समाज में हमने देखा है जहाँ नर और नारी को समानता नहीं दी जाती। उस समाज, देश या राष्ट्र की संस्कृति की जो गाड़ी है वह विकसित नहीं हो पाती, कहीं अवरोध उत्पन्न हो जाता है। यह हमारा अध्ययन है। दूसरी बात क्या है? हमने निरीक्षण किया है। आप राष्ट्र या देश का तो निरीक्षण नहीं कर सकते, पर आप परिवारों का निरीक्षण कर सकते हैं। आप देखेंगे कि किसी भी परिवार में लड़की और लड़का या नारी और पुरुष में भेदभाव होता है, समानता नहीं दी जाती। किसी गाड़ी का एक पहिया मजबूत है और एक कमज़ोर हो तो वह गाड़ी अच्छी तरह से चल नहीं सकती। वैसे ही नारी और पुरुष में समानता ना हो तो वह परिवार विकसित नहीं हो पाता। अगर वे आर्थिक रूप से विकसित भी है हो जाए तो मानसिक, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से वो परिवार विकसित नहीं होता। कहीं ना कहीं ये गैप दिखाई देता है। अगर कोई एक विकसित नहीं होता तो उसका गुस्सा कभी ना कभी निकल जाता है। यही निरीक्षण है। तो बच्चों, पल्लवन का तीसरा गुण या बिंदु है तार्किकता। क्या हम जो पल्लवन कर रहे हैं वो तर्क की कसौटी पर उतरता है? नर और नारी में तर्क देना पड़ेगा कि एक गाड़ी के दोनों पहिए समान हो तो ही गाड़ी अच्छी तरह चल सकती है। वैसे ही जीवन की गाड़ी के नर और नारी दो पहिए हैं और वो समान हो। इसमें तर्क ये है कि भारत की आधी आबादी महिलाओं की और आधी आबादी पुरुषों की है। आधी आबादी को समान रूप से सुअवसर प्रदान न ही किया गया, उनकी प्रतिभाओं को समान रूप से दोहन नहीं किया गया तो वह देश या समाज की गाड़ी प्रगति नहीं कर सकती। किसी परिवार या लड़की को अनपढ़ छोड़ता है तो वह परिवार विकसित नहीं होता। पल्लवन लिखने के नियम। पल्लवन में निहित भाव का विस्तार होना आवश्यक है। बच्चों, पल्लवन के लिए जो मुहावरा, लोकोक्ति दी गई है उसके भावों को विस्तारित रूप से लिखिए। लेखक के आशय को स्पष्ट कीजिए। लेखक ने क्या कहा है, क्या कहना चाहते हैं, उसे आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट करना है। जहाँ उदाहरणों की आवश्यकता है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, ये ध्यान में रखना है कि पल्लवन में अन्य पुरुष शैली का प्रयोग होता है, किया जाता है। जैसे लेखक ने कहा था, अर्थात उस सूक्ति के लेखक के मंतव्य को स्पष्ट कर रहे हैं। इनमें छोटे छोटे वाक्य हो, भाषा सहज और सरल हो जिससे पाठक आसानी से समझ सके, अर्थात बातों को विस्तार से लिखने का अभ्यास करना है। इस लेखन में विराम चिन्हों का महत्व होता है। पल्लवन लेखन में कहाँ अर्धविराम, कहाँ पूर्ण विराम, कहाँ उद्गारवाचक चिन्ह, इसका ध्यान देना है। पल्लवन को केवल 250 वाक्यों में लिखना है, जिससे अनावश्यक विस्तार से अपने आप को बचाना है। पाठकों को उबाऊ ना लगे, किसी की आलोचना और किसी पर टीका टिप्पणी ना करे, साथ ही अलंकृत भाषा का प्रयोग ना करे, समाज शैली में ना लिखे, वाक्यों को दोहराना नहीं है। बच्चों, यहाँ हम रुकते हैं। अगले वीडियो में प्रत्यक्ष एकांक को पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।